ये बात है साल 541 की, यानी आज से करीब 1500 साल पहले, जब यूरोप के ठीक इस हिस्से में आसमान में ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा था। अजीब से दिखने वाले काले घने बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था। ये इतने ज्यादा घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल दूसरे बादलों की तरह बारिश बरसा कर एक साइड में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वाले को ये बात कहाँ मालूम थी कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस समय में ईस्ट रोमन एम्पायर के अंडर आता था या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था। ये इलाका आज की डेट में इस्तांबुल है, जो कि तुर्की के कंट्रोल में है। ये अजीबोगरीब वाक़या भी आज के इस्तांबुल के इलाके से ही देखा गया था। पहले कुछ घंटे गुजरे और फिर कुछ दिन। ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही इस इलाके को छोड़ रहे थे। दिन पर दिन ये मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा था। अब बात जहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन शहरवासियों ने कई हफ्तों से सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो अभी एक शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। दोस्तों, साल 541 में कॉन्स्टेंटिनो पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में भी जहां पर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे और कई हफ्तों से इन बादलों के साए ने इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेचैन किया हुआ था। लेकिन बात यहाँ पर ज़्यादा सीरियस हो गई जब एक एक कर जहाँ के लोगों का मरना शुरू हो गया। चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत से चलते चलते गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर के बाद उनकी सांस रुक जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में एक अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान में एक गहरे से बादल और ज़मीन पर लाशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। गर्मियों के मौसम में सख्त बर्फबारी पड़ना शुरू हो गई। बर्फबारी इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई, ना ही जानवर और ना ही परिंदे। उस टाइम के राजा, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को पुरसुकून रहने का हुक्म दिया। उनका कहना यह था कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको कुछ नहीं होगा। राजा के इस बयान से लोगों में ज़्यादा अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छा आदमी देख रही थी और ना ही बुरे आदमी। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक बड़ी सी कब्र में दफन किया जा रहा था। अब नौबत जहां तक पहुंच चुकी थी कि जहां पर अब खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। बाइजेंटाइन की फौज, जो काफ़ी तो स्ट्रांग मानी जाती थी, इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। ये पूरा एरिया इसी अजीबोगरीब बीमारी की लपेट में था। आसमान में ये गहरे बादल जिधर भी जा रहे थे उस तरफ ये बीमारी फैलती ही जा रही थी, दूर दूर तक। जहां अभी स्पेन, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, मोरक्को, सीरिया, ईरान, कॉन्टिनेंट का ये पूरा हिस्सा इसी बीमारी की लपेट में था। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। वहाँ पर लोगों को इस बात पर यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का एंड आ चुका है। उनका इस बात पर यकीन तब ज़्यादा बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्पायर के राजा भी खुद इस बीमारी का शिकार हो गए। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डिंग पैंडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 साल तक चलने वाली इस अनोखी अजीबोगरीब बीमारी ने पूरे कॉन्टिनेंट की अर्थव्यवस्था धर्म बर्म कर रख दी थी। जहां पर कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जिन पर पूरे 2 साल तक सूरज नहीं निकला था, लेकिन किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चल सका। आसमान पर ये घने काले बादलों का साया, गर्मी में बर्फबारी पड़ना, इतने सारे जानवर, परिंदे और इनके साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं लग रहा था। अब तकरीबन 1500 साल गुजर जाने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का पता लगा लिया है। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर
ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी सी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची तो पता ये चला कि जहां पर आने का मेन मकसद पास्ट में क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होता है, जहां पर आम हालात में बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रहना बहुत ही मुश्किल है। जून जुलाई में जहां कई कंट्रियों का टेम्परेचर 50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, उसी वक्त ग्रीन आइलैंड का टेम्परेचर -80 डिग्री होता है। गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी वजह से जहां की बर्फ का मेल्ट होना किसी लिहाजे से पॉसिबल ही नहीं है। आसमान से बरसने वाली स्नोफॉल फिजा में मौजूद पार्टिकल को भी अपने साथ ले आती है, यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वो भी स्नोफॉल के साथ नीचे ही आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट चेंज का डाटा मौजूद है। हर साल जो ग्रीनलैंड में बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। एक साल की लेयर करीब 5 सेंटीमीटर के जितना मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट चेंज का डाटा जानना हो तो करीब 75 मीटर नीचे मौजूद स्नो के सैंपल को निकाल कर उनसे कलेक्ट किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स ने जहां पर ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया, पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाली स्नो कोर की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज़्यादा थी। इसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टेनियन से की बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड की आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाले बर्फ के हिस्से पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्टिंग की गई तो हैरतअंगेज तरीके से जेर 1500 से 1600 तक पड़ने वाली सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में आसमान पर 2 सालों तक काले बादल मंडराते रहे, उस दौर में वायुमंडल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है जो कि न सिर्फ इंसान, जानवरों, पंछियों और पौधों के लिए भी बहुत खतरनाक होती है। अगला टास्क ये जानना था कि 6th सेंचुरी के दौरान वायुमंडल में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया कहाँ से था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आसमान में इतने ज़्यादा सल्फर पार्टिकल्स एक चीज़ से पैदा हो सकते हैं, वो चीज़ है ज्वालामुखी। जी हाँ, धरती के अंदर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उभर रहे होते हैं। पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर मैग्मा को ऊपर निकलने से रोकती है, जबकि इसके उल्ट मैग्मा हर वक्त कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और ज़मीन की जंग तब तक चलती रहती है जब तक समुद्र का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समुद्र का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए और पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस मैग्मा के साथ मिलकर ज़मीन पर और ज़्यादा प्रेशर देने लगती है और फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की सूरत से बाहर निकलने लग जाता है। पानी और सल्फर दोनों चीज़ मैग्मा के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल होने की सूरत में आसमान में फैल जाती हैं। बहुत ज़्यादा ताकतवर ज्वालामुखी से निकलने वाली ज्वालामुखी गैसेस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती हैं। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने ज़्यादा घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टेनियन से के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो कन्फर्म हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक ज्वालामुखी ही था, जहां एक तरफ सल्फ्यूरिक गैस और दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ये बादल बरसेंगे तो ऐसे होगा जैसे तेजाब की बारिश होगी। अगर ये बारिश नहीं बरसेंगे तो ये बादल इंसानों को सूरज की रोशनी के लिए तरपा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिस पर इंसानों के लिए हर तरफ तबाही तबाही होनी है। जिस ज्वालामुखी के फटने से ये पूरी तबाही हुई थी वो ज्वालामुखी कौन सा था, ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे। सैनिटन नोबल से 11,700 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार ठीक इस हिस्से में एल साल्वाडोर में वाक़े में मौजूद था। जब प्लेग ऑफ जस्टेनियस आया था तब उसी दौर में इस लेह के अंदर से एक खतरनाक ज्वालामुखी फटा था।
उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ हैं। ये पहाड़ दिखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये पहाड़ वोल्गन एज का एज है जो इसी लेख के अंदर 1500 साल पहले फटने के नतीजे में बना था। दोस्तों, इस दुनिया में करोड़ों लोग ज्वालामुखी के साए तले रहते हैं। ये ज्वालामुखी किस वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि जो ज्वालामुखी इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के ज्वालामुखी वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट पास्ट में फटने वाले ज्वालामुखी और उनके नतीजे और उनसे होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इंसानों को इन ज्वालामुखी के कहर से बचाया जा सके। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।